कैसे हैं बेटा आप सभी लोग। तो पिछले वीडियो में हमने मार्ले-मिंटो सुधार पढ़ा था। मार्ले-मिंटो सुधार था ही नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि मार्ले-मिंटो ने भारत में कोई सुधार किए ही नहीं सिवाय सत्यानाश किए। तो वो मार्ले-मिंटो सुधार नहीं है, मार्ले-मिंटो सत्यानाश एक्ट है 1905। क्यों? आपने पढ़ा मुस्लिम लीग मिंटो के दिमाग की उपज है। मुस्लिम लीग की जो अवधारणा कही जाती है वो मिंटो के दिमाग की उपज कही जाती है। इसके अलावा बंगाल विभाजन बहुत बड़ी घटना है, इतनी बड़ी कि प्रिंस चार्ल्स को खुद आना पड़ा 1911 में भारत। ठीक। और सांप्रदायिक आधार पर चुनाव, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आपने कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता का नींव डाल दी भारत में, और वो सांप्रदायिकता की नींव आगे जाके कहीं ना कहीं पाकिस्तान की अवधारणा का कारण बन जाती है। और हमारे देश में दो पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान, दो नए पाकिस्तानों का सृजन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो तोड़ने का डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो की नीति है, वो कहीं ना कहीं 1905 से ही पड़ गई। भारतीय बड़े आक्रोशित हो गए, गांधी जी भी दुखे हुए। गांधी जी ने तो ये तक कह दिया मार्ले-मिंटो के बारे में कि अंग्रेजों ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, अंग्रेजों ने हमें बर्बाद कर दिया। तो बहुत सारी कारण थे कि मार्ले-मिंटो अपनी जिन उद्देश्यों के लिए बनाया गया वो उन पर खरा नहीं उतरा। भारतीयों में निराशा, अराजकता, बहुत सारी समस्याएं बनने लगी। कहीं ना कहीं वे विद्रोही से होने लगे अंग्रेजी शासन के खिलाफ। और हमें एक नया एक्ट पढ़ने को मिलता है 1919 में। 1919 में जैसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड बोलते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। अब ये चेम्सफोर्ड है कि केम्सफोर्ड है, मुझे समझ में नहीं आता। स्पेलिंग इतना पता है कि CH से चालू होती है। अंग्रेजी अपनी शुरू से ही माशाअल्लाह रही है, तो अंग्रेजी में बात नहीं करेंगे, अपन अंग्रेजी नहीं पढ़ाते, हम पढ़ाते हैं मैथ और रीजनिंग। ठीक है, तो मैथ, रीजनिंग और जीके, तीन चीज़ें। अब अंग्रेजी तो शुरू से कमज़ोर रही है। अगर अंग्रेजी कमज़ोर नहीं होती तो यहाँ काय को बोलते है ना, काय को टीचर बनते हम। सारी चीज़ें अच्छी तो हो ही नहीं सकती, सारी चीज़ें अच्छी तो सरकारी नौकरी पक्की है आपकी। ठीक। एक सुनाते हैं, एक बच्चा था, अंग्रेजी कमज़ोर थी, हमारे जैसा था। तो गया टीचर के घर पे, दरवाज़ा ठोका, मैडम बाहर निकली। तो मैडम से पूछता है कि मैडम हाँ, वो केमिस्ट्री वाले चोपड़ा सर है क्या? तो मैडम सुनती है कि नहीं बेटा, केमिस्ट्री नहीं होता, केमिस्ट्री होता है, CH से चा बनता है, CH से चा बनता है, तो वो केमिस्ट्री होता है। केमिस्ट्री होता है, CH से का बनता है, चा नहीं बनता। तो ठीक है मैडम, ये पूछ रहा हूं मैं कि वो केमिस्ट्री वाले कोपरा सर हैं क्या? तो बेटा अंग्रेजी तो माशाअल्लाह है, वो CH से कब चा बनता है, CH से कब का बनता है, हमारी समझ में नहीं आता। तो हम तो मैथ, रीजनिंग पढ़ाएंगे और जीके पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो इन पर चर्चा करेंगे अपन। तो बात कर रहे थे 1919 की मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ही को तो आपको याद होगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड दो अलग अलग व्यक्ति हैं। तो ये बेटा जो हैं वो भारत सचिव हैं, बताया था मैंने भारत सचिव के बारे में। भारत सचिव एक ऐसा व्यक्ति होता था जो ब्रिटेन की संसद के द्वारा इलेक्ट किया जाता, मतलब चुना जाता था, और वो इंग्लैंड में ही रहता था, इंग्लैंड में ही रहता था। तो पिछले एक्ट हमने पढ़ लिया कि एक व्यक्ति उसकी संसद में उसके लिए भी चुना जाता था। मतलब जो भारत सचिव था उसकी कार्यकारिणी में एक भारतीय भेजने का नियम हमने कर दिया था, और आपको बता दो कौन भेजा गया था। और जो चेम्सफोर्ड हैं, ये जो चेम्सफोर्ड हैं ये वायसराय हैं। कौन है? ये वायसराय हैं भारत में। तो इन दोनों के सामूहिक प्रयासों के द्वारा भारत में एक नया एक्ट आता है जिसका नाम है 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है बेटा, अब जरा पृष्ठभूमि पर नजर मार लेते हैं हम कि ये बना क्यों, क्या है क्या नहीं है इसके बारे में। तो आज जो बात कर रहे हैं हम, सबसे पहले बात करेंगे 1919 का भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो जरा पृष्ठभूमि पर नजर मारें कि भाई ये बन क्यों रहा है, इसके पीछे बनने के कारण क्या है। तो बहुत सारे कारण हैं। जैसे 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। बंगाल विभाजन रद्द का मतलब है कि जो बंगाल अलग कर दिया गया था, मैंने आपको बताया कि 1905 में बंगाल को एक अलग क्षेत्र बना दिया गया और कह दिया गया कि बंगाल एक बहुत बड़ा एरिया है, हम पूरे भारत का प्रशासन एक साथ नहीं चला सकते,
तो बंगाल का प्रशासन अलग चलाएंगे और भारत का प्रशासन अलग चलाएंगे, तो बंगाल को एक अलग देश के रूप में उन्होंने घोषित कर दिया, एक देश, एक जिला, जो भी कहना चाहो आप, एक अलग रूप में विभाजित कर दिया। उससे भारतीय आक्रोशित हो गई, इतने आक्रोशित हो गए कि 1911 में दिल्ली दरबार लगा और प्रिंस चार्ल्स आते हैं इंग्लैंड से और उनके द्वारा फिर से बंगाल को भारत में मिलाया जाता है। एक बहुत बड़ी घटना थी बंगाल विभाजन। मुस्लिमों को कहीं ना कहीं वो कहें हम कि इस बात की एक आदत सी पड़ चुकी थी कि हमारे साथ विशेष ट्रीट किया जाए, हमें एक विशेष व्यक्ति के रूप में देखा जाए। लेकिन उनको ऐसा लगा कि 1905 में हमें तो विशेष दर्जा दिया गया। लेकिन ये बात धीरे धीरे उनको समझ में आने लगी, मुस्लिमों को धीरे धीरे उन्हें समझ में आने लगी कि 1905 में अंग्रेजों ने सिर्फ अपनी बला, वो 96 अकाल, बहुत सारी घटनाएं आपको बताया था मैंने आपको कि चापेगर बंदियों ने हत्या कर दी, बहुत सारी घटनाएं, उन घटनाओं के परिणाम स्वरूप आपका बना था 1905 का अधिनियम। तो अंग्रेजों ने कहीं ना कहीं अपनी समस्याओं से बचने के लिए, अपनी समस्याओं को खत्म करने के लिए जो एक्ट बनाया वो कहलाया मार्लेमेंटो 1905 का। तो मुस्लिमों को पृथक राज्य दे दिया, पृथक निर्वाचन अधिकार दे दिया, तो उन्हें ये लगने लगा कि हम तो विशेष व्यक्ति हैं। उन्हें उस टाइम तो लगा, लेकिन धीरे धीरे उनको समझ में आने लगा कि नहीं भाई, अंग्रेजों ने हमारे लिए कुछ भी स्पेशल नहीं किया, जो कुछ किया वो अपने लिए किया है। और उन्हें जब तक ये समझ में आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बंगाल को वापस मिलाया और आप एक दूसरी घटना देखते हैं, मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाने पर सहमति नहीं। मुस्लिमों ने कहा कि जब हमें पृथक राज्य दे ही दिया गया है, पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया है, तो क्यों ना हमारे लिए एक अलग से विश्वविद्यालय बना दिया जाए जो मुस्लिम विश्वविद्यालय हो, जहाँ पर केवल मुस्लिम ही पढ़ेंगे। अंग्रेजों ने इस बात पर सहमति नहीं दी, तो मुस्लिमों के माथे में ठनकने लगा कि नहीं नहीं, हमें तो लग रहा था कि अंग्रेज हमारे लिए सोच रहे हैं, पर ऐसा नहीं कर रहे। तो मैंने आपको बताया था कि नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग, 3 लोग काम कर रहे हैं उस वक्त। आपको याद है ना पिछला वाला एक्ट? नहीं है तो सुन लेना उसको एक बार जाके। तो नरम दल को अंग्रेजों ने अपनी साइड मिला लिया, उसके अलावा मुस्लिम लीग को मिला लिया, क्योंकि गरम दल तो मिलने वाला था नहीं। तो इन दोनों लोगों को लगा कि मुस्लिम अंग्रेज हमारे लिए काम करेंगे। धीरे धीरे उनको समझ में आने लगा कि नहीं नहीं, वो तो किसी के लिए काम नहीं कर रहे, वो तो सबको उल्लू बना रहे हैं। ठीक, तो उन्होंने विश्वविद्यालय की मांग करी, उसको मना कर दिया। 1911 इटली और तुर्की युद्ध। इटली कहीं ना कहीं आपके लिए ईसाई धर्म का केंद्र रहा है शुरू से। इटली शुरू से ईसाई धर्म का केंद्र रहा है। और इटली और तुर्की मुस्लिमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुर्की में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम है खलीफा। खलीफा कौन है? हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के जो वंशज हैं वो आगे खलीफा कहलाए। और ये खलीफा का पद भारत में एक लंबे समय तक रहा। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इस पद को बाद में खत्म कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इस पद को खत्म कर दिया। जब आप खिलाफत आंदोलन पढ़ेंगे आधुनिक भारत में तो मैं आपको इसको बता दूंगा। तो 1911 में इटली और तुर्की के बीच में युद्ध हो गया। अब वहां तुर्की को बहुत ज्यादा हानि हुई। अब तुर्की के साथ जुड़ा हुआ है भारत का पूरा मुसलमान। अब जब तुर्की को हानि होगी तो कहीं ना कहीं भारत के मुस्लिम, जो तुर्की में खलीफा होता है, उसको अपना सब कुछ मानते हैं। तो जो भी है सब कुछ वही था उनके लिए। तो एक जैसे हम लोग कहें शंकराचार्य हैं हमारे लिए हिंदू धर्म में, जो बड़े बड़े हमारे जो मंदिर हैं, मठ हैं, जैसे ऐसे, तो उनके लिए जो कुछ था वो खलीफा था। अब जब उसको हानि हुई तो मुस्लिम और ज़्यादा भड़क गए कि तुमने खलीफा की सत्ता को नुकसान पहुंचा दिया। ठीक, इसके अलावा एक और घटना होती है कि 1913 में बाल्कन युद्ध हुआ। अब ये बाल्कन क्या है? देश थे, बाल्कन यूरोपीय देश थे। 4 देशों ने मिलकर तुर्की पर आक्रमण कर दिया। 4 बाल्कन देशों ने मिलकर तुर्की पर आक्रमण कर दिया। और उस आक्रमण का परिणाम यह हुआ कि तुर्की को बहुत ज्यादा आर्थिक हानि हुई। और तुर्की से दुनिया का हर मुस्लिम जुड़ा हुआ है। तुर्की से दुनिया का हर मुस्लिम जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। तो उसकी भावनाओं को ठेस पहुंची, उसको बहुत गहरा धक्का लगा उसके धर्म के आधार पर। तो मुस्लिम और ज़्यादा फैल गए। यहाँ तक आते आते मुस्लिमों को एक बात समझ में आ गई कि इंग्लैंड का व्यक्ति यानी कि ब्रिटेन की संसद हमारे बारे में सोचने वाली नहीं है। तो इसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा, मैं आपको आगे बताऊंगा। दोनों कारणों से मुस्लिम असंतुष्ट हो गए। कौन कौन से? एक तो इटली में तुर्की युद्ध हो गया, एक यहाँ हो गया, और ये तो था ही मुस्लिम मैंने उन्होंने जो सहमति दी नहीं। 1914 से 1918 तक दुनिया ने एक बहुत बड़ा युद्ध देखा जिसका नाम था प्रथम विश्व युद्ध। पूरी दुनिया 2 भागों में बट गई, मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्र, जितने भी मित्र राष्ट्र थे उन्होंने सब दूसरे राष्ट्रों पर आक्रमण किया। परिणाम यह हुआ कि आपका ब्रिटेन हो, चाहे वो आपकी ईसाई कंट्री जितनी भी थी, उन सब ने आक्रमण किया और तुर्की के विरुद्ध में लड़ा।
तुर्की के विरोध में युद्ध लड़ा, इस बात से मुस्लिमों को बहुत ज्यादा हानि हुई। लेकिन इसका एक घटना और भी है। गांधी जी जैसे लोग थे, जब गांधी जी के पास आए, लोगों ने कहा कि आप इस वक्त ब्रिटेन को सहायता मत कीजिए, ब्रिटेन को सहायता मत कीजिए, क्या होगा इससे कि ब्रिटेन कमजोर हो जाएगा, और जब कमजोर हो जाएगा तो वो हमारी मांगे भी मानने लगेगा, शक्ति बचेगी नहीं उसके पास। तो गांधी जी ने ऐसा करने से मना कर दिया। गांधी जी ने कहा कि नहीं, हम अंग्रेजों का पूरी तरह से साथ देंगे और अंग्रेजों के साथ युद्ध में कंधे से कंधे मिलाकर लड़ेंगे। अंग्रेजों के लिए भारतीयों की भर्ती करवाई गांधी जी ने। गांधी जी के कहने पर भारतीय सैनिक अंग्रेजों के साथ युद्ध में लड़े, और यहां पर गांधी जी को एक नई उपाधि मिलती है, अंग्रेजों का भर्ती करने वाला एजेंट। क्वेश्चन बनता है कभी कभी कि अंग्रेजों का भर्ती करने वाला एजेंट किसको कहा जाता है, तो गांधी जी को अंग्रेजों का भर्ती करने वाला एजेंट कहा गया 1914-1918 के युद्ध के दौरान, क्योंकि इन्होंने भर्ती की। क्योंकि इनका सोचना यह था ना कि अगर अंग्रेज हमारी सहायता से युद्ध जीत जाएंगे तो हमारी बातें भी मानेंगे, पर वो तो अंग्रेज हैं, किसकी मानने लगे, किसी की नहीं मानेंगे वो। क्योंकि इसका परिणाम आप देखते हो कि जो आंदोलन करने पड़े गांधी जी को, चाहे वो सविनय अवज्ञा रहा हो, चाहे असहयोग रहा हो, चाहे वो अंग्रेज भारत छोड़ा रहा हो, तो 1920 में गांधी जी को आंदोलन करना पड़ा। तो बहुत सारी घटनाएं होती हैं, बहुत सारी घटनाएं। तो जो युद्ध है, गांधी जी ने भर्ती तो करवा दिया, लेकिन दिक्कत आने लगी कि बाद में समझ में आ गया गांधी जी को, नहीं नहीं ये तो किसी की नहीं मानने वाले, तो वो भी कहीं ना कहीं विरोध करने का कारण था। 1916 में लखनऊ समझौता होता है। क्या होता है लखनऊ समझौता? लखनऊ समझौते में क्या होता है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों मिल जाते हैं वापस। मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों वापस मिल जाते हैं। वो मुस्लिम जो अलग हो गई थी, मुसलमानों को समझ में आ गया कि ये अंग्रेज हमारे बारे में नहीं सोचने वाले। कब समझ में आया? 1916 में जाके, इतना लेट, 1905 के बाद 1916 में। तब तो लग रहा था कि हमारे लिए सोच रहे हैं, हमारे लिए सोच रहे हैं, पर ऐसा नहीं था। अंग्रेज किसी के लिए नहीं सोच रहे थे, वो खुद के लिए सोच रहे थे। तो 1916 में लखनऊ समझौता होता है, और वहां पर मुस्लिम लीग और आपकी कांग्रेस दोनों मिलती है और ये तय करते हैं कि हमें भारत के लिए मांगना क्या है, मांगना क्या है, हमारी मांगें क्या होनी चाहिए। इस बात के एक समझौता बनता है जो आपके लिए लखनऊ समझौते के नाम से जाना जाता है। और जब ये मांग रखी जाती है तो कहीं ना कहीं 1917 में अगस्त प्रस्ताव आता है। कहां पर आता है? इंग्लैंड में। कहां पर? इंग्लैंड में अगस्त प्रस्ताव होता है। तो वहां पर जो चेम्सफोर्ड हैं वो कहते हैं, संसद में एक बिल लेके आते हैं, प्रस्ताव है क्योंकि बिल है, अभी साइन तो हुए नहीं है, बिल है, जब तक साइन नहीं होंगे राजा के तब तक साइन नहीं, एक्ट नहीं बनेगा। तो प्रस्ताव लेके आते हैं, उसमें कहते हैं कि भारत में अब हम ऐसा शासन चलाने की कोशिश करेंगे जिसमें भारतीयों की अधिकता ज्यादा होगी, यानी कि भारतीय खुद का शासन चलाएंगे। कहा है ऐसा, ठीक? क्यों? क्योंकि हमने एक और चीज देखी थी, इसमें लिखा है 1916 में, लिखिए बताना भूल गया, होम रूल आंदोलन। तो श्रीमती एनी बेसेंट हैं, यहाँ पर लोकमान्य तिलक हैं, ये सब लोग मिलकर 1916 में एक आंदोलन चलाते हैं, होम रूल। होम का मतलब घर, रूल मतलब हमारा, रूल का मतलब हम चलाएंगे, रूल का मतलब हम रूल बनाएंगे। हमारा घर है तो इसके रूल भी हम बनाएंगे। ये आंदोलन चलाया गया जब, तो इसका परिणाम ये होता है कि 1917 में एक आपके यहाँ पे अगस्त प्रस्ताव 2 अगस्त को आया था। ये 2 अगस्त डेट लिखना है, लिखी नहीं है, जरूरत नहीं है। तो अगस्त प्रस्ताव, आपके भारत सचिव हैं उस वक्त जो आपके चेम्सफोर्ड, वो इस प्रस्ताव को लेके आते हैं एक भारतीय की मदद से, और कहते हैं कि आने वाले समय में धीरे धीरे करके, धीरे धीरे, तुरंत नहीं, धीरे धीरे करके हम भारतीयों को भारतीयों का शासन सौंप देंगे। ये बात कब होती है? अगस्त प्रस्ताव के द्वारा होती है 1917 में, ठीक है। इसमें और बात कही जाती है, इसमें एक बात कही जाती है कि अब हम ब्रिटिश संसद में भारतीयों की संख्या को बढ़ाएंगे। अब हम ब्रिटिश संसद में भारतीयों की संख्या को बढ़ाएंगे। इतनी सारी बातें जब होती हैं तब जाके आपके यहाँ पर कहीं एक नया एक्ट आता है, 1919 का एक्ट, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जानते हैं। मैंने बताया आपको कि चेम्सफोर्ड आपके यहाँ पे वायसराय हैं और मॉन्टेग्यू आपके यहाँ पे, सॉरी मैं अगर पीछे भूल गया हूँ, बोलना भूल गया हूँ तो ध्यान रखना, मॉन्टेग्यू आपके भारत सचिव हैं और चेम्सफोर्ड आपके वायसराय हैं। तो थोड़ा देख लेना उस चीज़ को, ठीक है बेटा। अब इसमें किया क्या गया? इस एक्ट का कहीं ना कहीं भारतीय समाज पर, भारतीय संविधान पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। आज बहुत सारी चीजें हैं जो हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा जैसे कि तस अपना रहे हैं। क्या किया गया? देखो जरा बात को सुनो। सबसे पहले क्या किया गया? प्रावधान, केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनीय बनाया गया।
बेटा आपके यहाँ पे आज आप देखते हो 2 सदन होते हैं। क्या होते हैं? 2 सदन। एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। राज्यसभा तो यहां पर भी, इसमें भी आपके यहां पे 2 सदन बनाए गए। 2 सदन बनाए गए। एक उच्च सदन होता था, एक उच्च सदन होता था, एक उच्च सदन होता था और एक होता था निम्न सदन। निम्न सदन तो आप भी जानते हो आपके यहाँ जो राज्यसभा होता है वो उच्च सदन होता है और जो लोकसभा होता है वो निम्न सदन होता है। तो 2 आधार पर सदन बनाए गए जिसको आप आज भारतीय संसद के रूप में देखते हो। तो कहीं ना कहीं भारतीय संसद की जो नींव पड़ती है वो इस एक्ट के द्वारा पड़ती है। बेटा बात समझ में आ रही है मेरी? उच्च सदन और निम्न सदन बनाए गए। मैंने आपको कहा राज्य परिषद और केंद्रीय परिषद में प्रत्यक्ष चुनाव करवाया गया पहली बार राज्य परिषद, आपको बताया था मैंने, राज्य परिषद और केंद्रीय परिषद 2 तरह की। केंद्रीय परिषद वो है जो कहीं ना कहीं भारत सचिव के द्वारा चलाई जा रही है, ब्रिटेन की संसद द्वारा चलाई जा रही है। और राज्य सचिव वो है जो लोकलों के द्वारा चलाई जा रही है, प्रांतीय आधार पर चलाई जा रही है। तो इसका परिणाम ये होता है बेटा, इसका परिणाम ये होता है कि जो प्रांत हैं, जो प्रांत, ध्यान रखना, प्रांतों में, कहां पर बेटा? प्रांतों में द्वैध शासन, केंद्र में नहीं, प्रांतों में द्वैध शासन। प्रांत जानते हो ना, छोटा सा, जैसे अपना शहर मान लो, कोई सा शहर, जैसे अपना मध्य प्रदेश आप एक राज्य मान लीजिए। इस राज्य में प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन की शुरुआत हुई। अब सर ये द्वैध शासन क्या होता है? ये द्वैध शासन क्या होता है? द्वैध शासन, इसको बात को समझना पड़ेगा। द्वैध शासन का मतलब है कि शासन 2 तरह से चलाया जाएगा। शासन 2 तरह से चलाया जाएगा। अब 2 तरह के शासन का मतलब समझना, 2 तरह के शासन का मतलब समझना कि जो पूरा का पूरा संविधान कानून है, जो पूरे की पूरी शक्ति है, उसका बंटवारा कर दिया जाएगा 2 हिस्सों में। जैसे सूचियों के माध्यम से, जैसे आज आप पढ़ते हो भारतीय संविधान में 3 तरह की सूचियां हैं, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 तरह की सूचियां हैं। कौन कौन सी सूचियां हैं? वर्तमान समय पर संविधान में केंद्रीय सूची है, एक है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। तो कहीं ना कहीं इसका जो आधार है वो यहीं से पड़ा। तो उस टाइम पे समवर्ती नहीं थी, 2 ही थी, केंद्रीय सूची और राज्य सूची। केंद्रीय सूची और राज्य सूची, ये नियम अपनाया गया यहां पर। तो यहां पर केंद्रीय सूची और राज्य सूची मतलब इसका था कि जो बड़े विषय हैं, जो बड़े विषय हैं, उन पर जो शासन बनाएगा वो बनाएगा भारत सचिव और उस संसद द्वारा इलेक्टेड लोग, ब्रिटेन की संसद द्वारा इलेक्टेड लोग। भारत सचिव और ब्रिटेन की संसद द्वारा जो लोग चुने गए हैं वो बड़े विषय, जैसे न्याय पर कानून कौन बनाएगा? तो ब्रिटेन बनाएगा। पुलिस पर कानून कौन बनाएगा? तो ब्रिटेन बनाएगा। वसूली, पैसे पर कानून कौन बनाएगा? तो वो बनाएगा। न्याय व्यवस्था पर कौन बनाएगा? वो बनाएगा। प्रशासन संबंधी मतलब बड़े विषय जो महत्व के हैं, इंपॉर्टेंट हैं, उन पर कौन कानून बनाएगा? वो बनाएगी ब्रिटेन की संसद। अब जो दूसरे विषय बचे, जैसे महिला अधिकार है, बाल विकास है, पोषण है, शिक्षा है, इन पर कानून कौन बनाएगा? इन पर कानून बनाएगा ब्रिटेन का भारत सचिव तो बनाएगा, लेकिन उनमें वो भी व्यक्ति शामिल हो जाएंगे जो भारत के द्वारा लोगों द्वारा चुने गए थे। मतलब अब शासन 2 तरह से चल रहा है। एक टीम वो है जहां पर भारत सचिव और उसके संसद के द्वारा चुने गए लोग हैं, और दूसरा वो है जहां पर भारत सचिव के साथ वो लोग हैं जिन्हें भारतीयों ने चुना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो इन 2 तरह से शासन चला जाएगा। मतलब बड़े मुद्दे तो अंग्रेजों ने खुद अपने पास रख लिए। ठीक, पुलिस व्यवस्था हो गई, न्याय व्यवस्था हो गई, प्रशासन व्यवस्था हो गई, टैक्सेशन प्रणाली हो गई पूरी की पूरी, और छोटे मोटे विभाग पकड़ा दिए भारतीयों के हाथ में कि इन पर कानून तुम बना लो। हमने कहा चलो ठीक है, कुछ तो मिला, भागते भूत की लंगोटी सही, कुछ तो आया। कम से कम भारतीयों को पहली बार कुछ विषयों पर तो कानून बनाने का अधिकार मिला, और कहीं ना कहीं हम इस चीज से संतुष्ट होते दिखते हैं। ठीक है बेटा, हाँ याद रखना, ये लियोनेल कार्टिस हैं, जो लियोनेल कार्टिस को द्वैध शासन का पिता कहा जाता। द्वैध शासन मैंने बताया 2 तरह से शासन चलेगा, 2 तरह से शासन चलेगा। अंग्रेज भी चलाएंगे और भारतीयों के द्वारा चुने गए लोग भी चलाएंगे। ठीक है बेटा, प्रांतीय शासन पर आरक्षित और हस्तांतरित विषय बच गया। आरक्षित विषय वे हैं बेटा, आरक्षित विषय वे हैं कि जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल अंग्रेजों को है। बहुत लोक महत्व के विषय होते थे,
और हस्तांतरित विषय वे हैं जो छोटे मोटे मुद्दों को लेके हैं, छोटी मोटी बातों को लेके हैं। जैसे मैंने आपसे कहा स्वास्थ्य वैसे तो बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन उन्होंने कह दिया तुम्हें कानून बना लो, तुम क्या चाहते हो, तुम क्या खाना चाहती हो, ठीक है, महिला बाल विकास इस पर कानून तुम बना लो चलो। तो छोटे मोटे मुद्दे भारतीयों को पकड़ा दिए गए। तो इस तरह से आपको कर दिया गया। प्रांतों को अपना अलग बजट बनाने का अधिकार, पहली बार ऐसा हुआ इसमें कि प्रांतों को अपना अलग बजट बना लो कि आप कितना खर्च करना चाहते हो। मैंने आपको बजट के बारे में बताया था, आप तो बजट सत्री होता है पूरा का पूरा, कि आप कितना खर्च करना चाहते हो, कैसे क्या खर्च करना चाहते हो, किस चीज पर कितना खर्च करना चाहते हो, इस बात का भी प्रांतों को बजट बनाने का अधिकार मिल गया। भारत में लोक सेवा, आप जिसको आज पढ़ते हो पीएससी या पीसीएस, जो लोक सेवाएं होती हैं उनका गठन पहली बार भारत में कब हुआ? वो हुआ आपके 1919 के एक्ट के द्वारा। क्वेश्चन आ चुका है कई बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार लोक लेखा समिति और वित्त समिति, ये लोक लेखा समिति और वित्त समिति आपको पढ़नी पड़ेंगी। लोक लेखा समिति आपकी पब्लिक समिति कमेटी रहती है और वित्त समिति आपकी जो इकोनॉमी से संबंधित रहती है। तो इन दोनों समितियों का गठन किया गया। ये आपको लोक लेखा समिति में आपको जब आएगी तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं, लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं। जब हमारे पास आएगी तब इसको हम बात करेंगे संसद में। लेकिन ये यहाँ पर पहली बार गठन हो गया। कुछ विशेष महिलाओं को ये बहुत बड़ा काम हुआ कि आज के टाइम पे हर महिला को वोट देने का अधिकार है। आज के टाइम पे हर महिला को वोट देने का अधिकार है, लेकिन पहली बार कुछ विशेष महिलाएं, सबको नहीं, सारी महिलाओं को नहीं, कुछ विशेष महिलाएं जो धनिक वर्ग से बिलोंग करती थीं, पढ़ी लिखी हुआ करती थीं, या किसी ऐसे क्षेत्र से थीं जो राजनीति में सक्रिय रूप से थीं, ऐसी महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार मिला 1919 के एक्ट के द्वारा। सिखों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियन और यूरोपियों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया। इस लाइन ने भारत की पूरी राष्ट्रीयता का सत्यानाश कर दिया। राष्ट्रीयता और एकता का सत्यानाश कर दिया। जहां मार्ले मिंटो एक्ट में केवल मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का अधिकार था, निर्वाचन में समझा चुका हूं, पृथक निर्वाचन क्या होता है, आरक्षण से कैसे अलग होता है समझा चुका हूं। तो केवल 1905 में केवल मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का अधिकार था। इसने तो सिखों को अलग दे दिया, ईसाइयों को अलग दे दिया, एंग्लो इंडियन को अलग दे दिया, यूरोपियों को अलग। मतलब इतने टुकड़े कर दिए इस एक्ट ने कि आप यकीन मानिए, पहले तो एक मुस्लिम लीग थी, अब इतनी सारी लीगें हो गई हैं। तो ये बहुत बड़ा सत्यानाश किया इस एक लाइन के द्वारा। किसने? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट ने। ठीक है। भारत सचिव का वेतन ब्रिटिश राजस्व से देने का निर्णय लिया गया। ये भारत सचिव क्या था? भारतीयों ने इस पर बहुत आपत्ति जताई थी, अगस्त प्रस्ताव में बहुत आपत्ति जताई थी। क्या था कि भारत सचिव जो होता था वो चुनाव कहां से आता था? ब्रिटेन की संसद के द्वारा। अब ब्रिटेन की संसद चुनती थी, तो जब संसद का सदस्य है तो सैलरी ब्रिटेन से दो। तो भारतीयों ने इस बात पे आपत्ति जताई कि एक बात बताओ, चुनते उसे तुम हो, बैठता संसद में व्यक्ति वो तुम्हारा है, तो सैलरी हम क्यों दें? तो उनने कहा, अंग्रेजों ने, कि देखो भाई बात ऐसी है कि जो भारत सचिव है वो दो तरह के काम करता है। कितने तरह के? दो तरह के काम करता है। वो संसद का सदस्य भी है और भारत के सचिव का भी काम करता है। तो उनने कहा कि अगर ऐसी बात है तो उसकी पूरी सैलरी हम ही क्यों दें? पूरी सैलरी, कुछ काम तो तुम्हारे लिए भी कर रहा है ना। जैसे कोई आदमी है आपके लिए परमानेंट आपके पास रहे तो पूरी सैलरी आप दो, किसी दूसरे का काम करे तो आप पूरी सैलरी क्यों दोगे? तो उसने कहा कि ऐसा है भैया कि भारत सचिव जो है जब भारत के लिए काम करे तो उसको दो हिस्से बांट दिया गया। बाद में क्या कर दिया गया? दो हिस्सों में बांट दिया गया कि जब भारत सचिव भारत के लिए काम करेगा तो वो सैलरी तो अब भी उसे भारत में से दी जाएगी, लेकिन जब वो संसद के सदस्य के रूप में काम करेगा तब सैलरी उसे कहां से दी जाएगी? ब्रिटेन के वित्त कोष के द्वारा दी जाएगी। तो ये बात याद रखना कि भारत सचिव को पहली बार जो सैलरी है वो ब्रिटेन की संसद के द्वारा देने का निर्णय लिया गया। ब्रिटेन की भारत सचिव की सहायता के हेतु एक उच्चायुक्त की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। ये उच्चायुक्त आज भी पद बना हुआ है। तो ब्रिटेन में एक और भारतीय की नियुक्ति कर दी गई। एक बात समझना, जो केंद्रीय परिषद होती थी, बात को सुनना, मैं समझाता हूं आपको। जो केंद्रीय परिषद होती थी उसमें पहले कितने लोग होते थे? 6 लोग होते थे, और इन 6 में से एक भारतीय होता था। इन 6 में से एक भारतीय होता था। अब क्या कर दिया गया? इन 6 में से 3 भारतीय कर दिए गए। कितने कर दिए गए? इन 6 में से 3 भारतीय कर दिए गए, एक भारतीय को किस्सा खत्म कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं भारतीयों का प्रभाव बढ़ने लगा। कहीं ना कहीं भारतीयों का प्रभाव अब बढ़ने लगा। जब लोग ज्यादा इलेक्टेड होंगे, जब लोग ज्यादा चुने जाएंगे तो कहीं ना कहीं भारतीयों का प्रभाव बढ़ेगा। तो एक उच्चायुक्त तो और एक्स्ट्रा बढ़ा दिया गया केंद्रीय परिषद में, ब्रिटेन की भारत में सचिव की सहायता के लिए।
वायसराय की समिति में, अभी मैंने बताया आपको, वायसराय की समिति में 3 भारतीय सदस्य किए गए। तो वायसराय जो आता था, पहले कितने थे? 6। पहले कितने थे? अभी मैंने बताया आपको थोड़ी पहले, अभी कितने थे? 6। देखो यहाँ पे भी बढ़ गए और यहाँ पे भी बढ़ गए, 6 लोग थे। 6 में से कितने होते थे? पहले 1 भारतीय होता था, 5 नॉर्मल होते थे, वो अंग्रेजी कंपनी के लोग होते थे, जिनको अपन सरकारी लोग कहते हैं। लेकिन अब वायसराय की कमेटी में 3 भारतीय होंगे और 3 होंगे सरकारी आदमी। क्या इतनी बात समझ में आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट रहा कहीं ना कहीं भारतीय समाज में, क्योंकि अच्छा संतुष्ट तो इसने भी नहीं किया, तो अगर ये संतुष्ट कर देता तो चोरा चोरी कहानी जैसी घटनाएं क्यों होती? ठीक है। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा लाला लाजपत राय की हत्या लाठी मार के कर दी गई, तो बहुत सारी घटनाएं हैं। तो कहीं ना कहीं इसने शांत तो नहीं किया, लेकिन बहुत सारे नए काम जरूर किए। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? इम्पैक्ट क्या पड़ा जरा उसको देख लेते हैं। लोकमान्य तिलक ने इसे बिना सूरज का सवेरा कहा। खुश नहीं थे इससे भारतीय, मतलब ऐसी सुविधाएं दे दी जो देखने में तो बहुत अच्छी लग रही हैं, पर धरातल पे कहीं थी ही नहीं। सुनने में लग रहा सब कुछ नया हो गया, पर कुछ भी नया नहीं हुआ इसमें। तो लोकमान्य तिलक ने क्या कह दिया कि इसे बिना सूरज का सवेरा कहा है। ठीक है। भारतीयों को अब भी प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं मिल पाई। जहां चेम्सफोर्ड ने, मॉन्टेग्यू ने ये कहा था कि हम भारतीयों के लिए धीरे धीरे करके उनका प्रशासन उनके हाथों में सौंप देंगे, लेकिन कब सौंपेंगे ये तय नहीं किया, तो भारतीयों को कुछ इससे विशेष हासिल नहीं हुआ। प्रांतीय विधानमंडल पर अब भी गवर्नर जनरल का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा था। तो जो प्रांतों के शासन थे, मैंने आपको बताया गवर्नर जनरल होता था, वायसराय होता था, अब भी बहुत ज्यादा प्रेशर डालता था, अपने हिसाब से काम करवाता था। ठीक है। गवर्नर की स्वीकृति के बिना अनेक विषयों पर बहस नहीं की जा सकती थी। अब भी ऐसे बहुत सारे विषय थे, जैसे बजट मिल गया, चलो कि अपने लिए बजट बना लो, पर ऐसे बहुत सारे कानून थे जिन पर अभी भी कहीं ना कहीं गवर्नर जनरल की स्वीकृति अगर हम नहीं ले लेंगे तो तब तक वे कानून नहीं बन पाएंगे। ये बहुत बड़ी घटनाएं हुई हैं प्रभाव के रूप में। एक बार समरी याद कर लेते हैं जल्दी जल्दी। सारांश क्या निकलता है? द्विसदनीय व्यवस्था की गई, अभी मैंने बताया, उच्च सदन निम्न सदन। महिलाओं को वोट देने का अधिकार, सबको नहीं, कुछ विशेष महिलाओं को। द्वैध शासन का आरंभ, मैंने आपको बताया, प्रांतीय आधार पर अलग अलग तरीके से। अलग अलग बजट की घोषणा की गई। लोक सेवाओं का गठन किया गया। भारत सचिव को वेतन ब्रिटिश कोष से दिया गया। ठीक है। आए हुए क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, अगर आंसर देना हो तो दे देना, बाकी दोस्तों को बता दो, सब्सक्राइब करवा दो चैनल। ठीक है। तो मैं ऐसे ही संविधान पढ़ाता रहूंगा। इसके बाद हम हिस्ट्री पर काम करेंगे और फिजिक्स पर काम करेंगे। तो जल्दी ही हम भारतीय संविधान सभा पर आ जाएंगे और अपने आर्टिकल्स को चालू कर लेंगे। ठीक है बेटा। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना की है? भारत परिषद अधिनियम 1909। वैसे पता तो है, जब एक ही एक्ट पढ़ाया तो आंसर तो उसी के होंगे। इतने होशियार तो तुम भी हो, इतना होशियार मैं भी हूं, है ना। 1813 का चार्टर एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1919, 1853 का चार्टर एक्ट। क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूं कि मैं आपको ये बता देता हूं कि एक एक एक्ट से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। हमें लगता है कि ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है, लूसेंट वगैरह में हम देख लेते हैं, तो भाषा बड़ी जटिल है। मैं सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूं आप लोगों को। तो दूसरा क्वेश्चन है, किस एक्ट के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई? द्वैध शासन मैंने बताया आपको। रेगुलेटिंग एक्ट 1793, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, मार्लिमेंटो 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919। अगला है बेटा, किस अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं को चुनाव में है बेटा, वो चुनाव में वोट देने का अधिकार दिया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1793, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919, मार्लिमेंटो 1909 और भारत परिषद अधिनियम 1861। ठीक है। 1909 लिख गया, 1905 होना चाहिए, 1909। आगे देखो, ब्रिटेन में भारत सचिव की सहायता हेतु उच्चायुक्त हाई कमिश्नर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया किस एक्ट के द्वारा? भारत परिषद अधिनियम 1909, 1813 का चार्टर एक्ट, भारत परिषद अधिनियम 1919 और 1853 का चार्टर एक्ट। इतनी बात बेटा समझ में आ रही है आप लोगों को? कन्फर्म? चलो, अगर समझ में आया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगली वीडियो का इंतजार करें। ठीक है। चलो कल फिर मिलते हैं। खुश रहो बेटा, बाय।